आप सबका स्वागत करती हूँ मैं शशि द्विवेदी आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है शशि की पाठशाला। और आज हम लोग लेकर आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के सामने जिसका नाम है उत्सर्जन। तो देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो आपके श्रेष्ठ एग्ज़ाम्स को और भी बेहतर बनाएगा। ऐसे सभी एग्ज़ाम्स जिसमें जीएस में साइंस पेपर होता है, साइंस से कुछ प्रश्न आने वाले होते हैं, जैसे एसएससी, एसएसबी, रेलवे, पीएमएसएसबी, इन सब के लिए यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए करते हैं 30 क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है उत्सर्जन। उत्सर्जन किसे कहते हैं? उत्सर्जन क्या होता है? क्या वह भोजन को पचाना होता है, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, ऊर्जा बनाना या फिर कोश का विभाजन? इसमें से राइट आंसर है अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। अपशिष्ट पदार्थों को, बेकार पदार्थों को जो हमारे बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं है, उनको अगर हम किसी भी माध्यम से बाहर निकालते हैं तो वो कहलाता है उत्सर्जन, वो कहलाता है एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन या फिर कहते हैं उत्सर्जन। तो इसका राइट आंसर भी है। मानव शरीर में उत्सर्जन अंग कौन सा है? तो मानव शरीर में जो कि उत्सर्जन अंग का काम करता है वो कौन है? क्या वो हृदय है, यकृत है, फेफड़ा है या फिर वृक्क? तो इसका राइट आंसर है वृक्क एक ऐसा अंग है जो उत्सर्जन का कार्य करता है। मानव में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ उत्पाद क्या होता है? क्या वो अमोनिया है, क्या वो यूरिया है, यूरिक अम्ल है या फिर जल है? तो इसका राइट आंसर है यूरिया। इसका राइट आंसर है। तो मानव में प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद होता है यूरिया। देखिए जो पानी में रहते हैं, जो एकदम जैसे कि मछली है, तो मछली में ज़्यादा ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है अमोनिया, इसलिए इसको एक्सक्रीट करने के लिए ज़्यादा जल की ज़रूरत होती है। तो जो जलीय जंतु होते हैं उनमें अमोनिया होता है, वो अमोनोटेलिक होते हैं। जो स्थल पर रहते हैं मतलब उनको बहुत ज़्यादा पानी की और बहुत कम पानी की ज़रूरत नहीं रहती है, मीडियम में पानी की आवश्यकता होती है, तो वो होते हैं यूरियोटेलिक। इस तरह के उत्सर्जन को, जिसमें यूरिया का उत्सर्जन होता है, उसको बोलते हैं यूरियोटिलिक, और ये होता है स्थल पर पाए जाने वाले जीवों में, जैसे होता है मनुष्य में। यूरिक अम्ल यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक का मतलब ये हुआ कि अब इनमें जो उत्सर्जक पदार्थ है वो यूरिक एसिड है, जैसे कि होता है पक्षियों में, कीटों में, पक्षियों में होता है, ये छिपकली में। इसमें क्या होता है कि ये बहुत, इनमें पानी की बहुत ज़्यादा पानी ये अच्छे से नहीं ले सकते हैं, तो एकदम सॉलिड करके अपने जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं उनको निकालते हैं, मतलब पूरा रीयूज़ कर लेते हैं। जो वाटर है उसको ज़रा सा भी वेस्ट नहीं करते हैं। तो यूरिक एसिड जो होता है वो पक्षियों में होता है। तो ये पूछा गया था, सवाल क्या था कि मानव में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या है? यूरिया है। इसका राइट आंसर यूरिया है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यूरिया का निर्माण होता है यकृत में, वृक्क, मूत्राशय, रक्त। तो यूरिया का निर्माण की बात हो रही है, तो यूरिया का निर्माण होता है यकृत में। नेफ्रॉन किस अंग की कार्यात्मक इकाई है? तो नेफ्रॉन जो होता है ये वृक्क की संरचना है, इसमें ये नेफ्रॉन की इकाई है, नेफ्रॉन है जो कि वृक्क की कार्यात्मक इकाई है, इसी में फिल्ट्रेशन का काम होता है, और ये है ग्लोमेरुलस। तो ये जो पार्ट है पूरा ये नेफ्रॉन है। ये जो किडनी होता है, वृक्क होती है, उसकी कार्यात्मक इकाई है, इसी में ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। ये होता है, यहाँ पर आता है ब्लड और यहाँ पर फिल्टर होता है। ग्लोमेरुलस पूरा कोशिकाओं का जाल से भरा हुआ रहता है ये। अगला हम देख लेते हैं। तो इसको हमने देख लिया कि वृक्क का है। कुछ संरचना से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। पहला है वृक्क की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? अभी हमने देखा कि वो नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन इज़ द यूनिट ऑफ किडनी, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन का प्रारंभिक भाग क्या कहलाता है? प्रारंभिक भाग, सबसे पहला वाला भाग जो ये भाग होता है, इसको कहते हैं बोमेन कैप्सूल।
इसको क्या कहते हैं? बोमेन कैप्सूल। ये किडनी का सबसे पहले वाला भाग होता है, ये कहलाता है बोमेन कैप्सूल। अगला, कौन सी संरचना ग्लोमेरुलस को घेरे रहती है? तो बोमेन जो ग्लोमेरुलस को घेरे रहती है उसको कहते हैं बोमेन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस को घेरने वाली कौन सी है? बोमेन कैप्सूल। अगला, ग्लोमेरुलस में कौन सी क्रिया होती है? तो यहीं पर ग्लोमेरुलस में होती है फिल्ट्रेशन की क्रिया। यहाँ पर ब्लड आता है और यहीं पर क्या होता है? फिल्ट्रेशन की क्रिया होती है। फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन मतलब निस्यंदन, छनाई होती है, छनाई का काम होता है। अगला, मूत्र का निर्माण किन अंगों द्वारा होता है? तो यूरिन फॉर्मेशन की बात हो रही है कि किस में होता है? तो यूरिन का फॉर्मेशन होता है क्या यकृत में होता है? नहीं, ये यकृत में या वृक्क में, फेफड़े में, हृदय में। तो ये होता है इसका निर्माण होता है यूरिन का वृक्क में। मूत्र निर्माण और उत्सर्जन मार्ग। चलिए इससे प्रश्न और इसके वन लीनियर आंसर हैं, एक ही लाइन में इसका क्वेश्चन आंसर दोनों है, फटाफट हो जाएगा। चलिए करते हैं। मूत्र वृक्क से कहाँ जाता है? जो मूत्र होता है वो वृक्क से कहाँ जाता है? वृक्क में बन जाता है, फिर वो कहाँ जाता है? फिर वो मूत्र वाहिनी में चला जाता है। मूत्र वाहिनी मूत्र को किस में ले जाती है? तो मूत्राशय में ले जाती है। किडनी में बनता है, उसके बाद मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में, मतलब गॉल ब्लैडर। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है मूत्रवाहिनी मूत्र को किस में ले जाती है? मूत्राशय में ले जाती है। मूत्राशय से मूत्र किस मार्ग से बाहर? तो इसका राइट आंसर है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के द्वारा ये फिर बाहर चला जाता है, या मूत्र मार्ग से बाहर चला जाता है। सामान्य वयस्क मानव प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र उत्सर्जित करता है? मतलब कितना यूरिन जो है वो पास करना चाहिए उसको? तो लगभग 1.5 लीटर यूरिन वो पास आउट करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मूत्र पीला क्यों होता है? तो उसमें पाया जाता है यूरोक्रोम। यूरोक्रोम पिगमेंट की वजह से ही जो यूरिन होती है उसका रंग कैसा होता है? पीला दिखाई देता है। आपने देखा होगा कि बाथरूम या ऐसी जगह जहाँ लगातार और वहाँ साफ़ सफाई नहीं रहती है तो ये एक अलग तरह की दुर्गंध होती है, वो यूरिया की वजह से होती है, क्योंकि इसमें यूरिया होता है और यूरोक्रोम की वजह से वहाँ का जो रंग हो जाता है जैसे, तो वो पीला पीला दिखाई देता है। वो यूरोक्रोम पिगमेंट की वजह से ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। कौन सा अपशिष्ट पदार्थ त्वचा द्वारा उत्सर्जित होता है? तो त्वचा भी हमारे जो शरीर है उसमें उत्सर्जन का कार्य करती है। तो देखते हैं कि क्या करता है। त्वचा द्वारा क्या उत्सर्जित होता है? पसीना। जो पसीना होता है उसमें जल होता है, लवण और यूरिया। पसीना महकता है ना, वो यूरिया की वजह से महकता है। तो इसमें जल के साथ ही यूरिया का उत्सर्जन होता है हमारे पसीने के रूप में। तो जो त्वचा होती है वह भी उत्सर्जन का काम करती है, मतलब उत्सर्जक अंग है। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। फेफड़े किस अपशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जित करते हैं? जब हमने सबसे पहले ही पढ़ा कि उत्सर्जन का मतलब होता है हमारी बॉडी से किसी भी ऐसे पदार्थ को बाहर निकालना जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है। तो फेफड़ा इस तरह से फेफड़ा भी क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। तो यह भी उत्सर्जक अंग का कार्य करता है, क्योंकि यह अपशिष्ट को, कार्बन डाइऑक्साइड नामक अपशिष्ट को ये बाहर निकालता है। मछलियों में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं? तो हमने कहा कि जो जल में पाए जाने वाले जीव हैं, जैसे मछली है, तो इसको क्या करते हैं कि इसको ज़्यादा पानी में रहते हैं। नेचर ने उसी हिसाब से इनको बनाया भी है। ज़्यादा पानी में रहते हैं तो इनका जो उत्सर्जक पदार्थ है वो है अमोनिया। अमोनिया ज़्यादा जहरीला है। अमोनिया को बाहर निकालने के लिए भी हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत है तो ऐसे जीवों में ये पाया जाता है जो ज़्यादा पानी में रहते हैं। मतलब जो जलीय पौधे जंतु हैं
जो जलीय जंतु हैं उनमें उत्सर्जी अंग होंगे, उत्सर्जी पदार्थ होगा अमोनिया, मतलब उसमें अमोनोटेलिक टाइप का उत्सर्जन पाया जाएगा। पक्षियों में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या होंगे? हमने कहा कि अब इनको पानी बहुत कम, पक्षियों में को पानी बहुत कम मिल रहा है, तो ये जो यूरिक एसिड होता है, यूरिक अम्ल होता है, इसको उत्सर्जन के लिए बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। ये पूरा पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद सॉलिड छोटे छोटे ऐसे उसके गोलियों के रूप में ये अपने उस यूरिक अम्ल को बाहर निकालते हैं। तो पक्षियों में यूरिकोटेलिक टाइप का उत्सर्जन पाया जाता है। यूरिकोटेलिक का मतलब इनका जो पदार्थ बाहर निकल रहा है वो यूरिक एसिड है, यूरिक अम्ल है। इसको याद रखना है, अलग अलग ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यकृत में यूरिया का निर्माण किस चक्र द्वारा होता है? तो जो यूरिया का निर्माण हमने देखा कि यकृत में होता है, तो किस साइकिल के द्वारा होता है? वो साइकिल का नाम है ऑर्निथिन साइकिल। ऑर्निथिन साइकिल पूछा जाता है, ये नीट में भी पूछा जाता है, पीएमटी में भी पूछा जाता है, और एसएससी एसएसबी सब में इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यकृत में यूरिया का निर्माण किस चक्र द्वारा होता है? ऑर्निथिन साइकिल द्वारा होता है, ये सीधे से आपको याद रखना है। हाइपोटोनिक मूत्र का अर्थ है, हाइपोटोनिक का मतलब होता है, हाइपो का मतलब होता है कम, मतलब अब इनकी जो सांद्रता है, सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन, लाइट है, कम है, तो कम सांद्र वाला जो मूत्र है उसको बोलते हैं हाइपो, और अधिक सांद्रता वाला होगा, मतलब बहुत गाढ़ा होगा जब, तो उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक अधिक सांद्रता वाला, हाइपोटोनिक कम सांद्रता वाला यूरिन होता है। हेनले का लूप किस क्रिया में सहायक होता है? जब हमने देखा था यहाँ पे, जब यकृत की संरचना हमने इनकी देखी थी, तो ऐसे इस तरह का पाया जाता है। तो ये जो है ये हेनले लूप है, ये बोमेन कैप्सूल है ना। यहाँ होता है ग्लोमेरुलस, ये होती है ट्यूब। तो जब हम यकृत की संरचना पूरा पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, लेकिन हेनले का लूप जो होता है वो किस में सहायक होता है? जल पुनरावशोषण के लिए। जब यहाँ से फिल्टर होकर चला जाता है, फिर ये हेनले के लूप में जाता है, यहाँ पर मैक्सिमम जल का अवशोषण हो जाता है। तो हेनले का लूप किस लिए होता है? जल के पुनरावशोषण के लिए होता है। रक्त में अवशिष्ट पदार्थों को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रक्त से मतलब ब्लड से अवशिष्ट पदार्थ का निकाला जा रहा है, तो वही तो है फिल्ट्रेशन। यहाँ पे ब्लड की कैपिलरीज आ जाती हैं, यहाँ पर ग्लोमेरुलस, यहाँ पे फिर छनाई होती है, तो इसी को तो कहते हैं फिल्ट्रेशन, इसी को कहते हैं फिल्ट्रेशन है। रक्त से अवशिष्ट पदार्थों को निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? फिल्ट्रेशन। अगर वृक्क काम करना बंद कर दे तो कौन सी तकनीक से शुद्धिकरण किया जाएगा? वृक्क काम करना बंद कर दे तो इसको कहते हैं डायलिसिस। बहुत ही बेकार प्रक्रिया है अच्छी प्रक्रिया, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खर्चीली प्रक्रिया है। दूसरी, इसमें कष्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, तो ये स्थिति कभी नहीं आने देना चाहिए। हमको बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए, और प्रोटीन वाली मात्रा जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है उतनी ही लेनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि वो नेचुरल लेनी चाहिए, डायरेक्ट हमें कभी नहीं प्रोटीन लेना चाहिए। जैसे कि प्रोटीन शेक, प्रोटीन पैक, ये सब चीज़ जो लिए जाते हैं वो सब बहुत खतरनाक है, वो डायरेक्ट जाते हैं हमारे ब्लड में, तो हमारी जो किडनी है उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है। लेकिन अगर हम नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करते हैं और सही मात्रा में, एडिक्वेट अमाउंट इज़ नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। तो अगर वृक्क काम करना बंद कर दे तो कौन सी तकनीक से शुद्धिकरण होगा? तो उस तकनीक का नाम है डायलिसिस। डायलिसिस से शुद्धिकरण का कार्य होता है। वृक्क में रक्त लाने वाली धमनी होती है, जो वृक्क की तरफ धमनी ले जाती है, मतलब ब्लड ले जा रही है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं रीनल आर्टरी। वृक्क की तरफ जो ला रही है, रीनल का मतलब होता है वृक्क से संबंधित कुछ भी अंग होता है तो उसको बोलते हैं रीनल बोलते हैं। तो आर्टरी है, रक्त को लाने वाली है, रीनल आर्टरी। वृक्क से रक्त ले जाने वाली है तो वेन होगी, लाने वाली आर्टरी है, ले जाने वाली वेन है। रीनल आर्टरी
रक्त को ला रही है छनाई के लिए, और रक्त जब छन जा रहा है तो रीनल वेन ले जा रही है। वृक्क से रक्त ले जाने वाली नस का नाम है रीनल वेन। कौन सी ग्रंथि यूरिया का निर्माण नहीं करती? तो यूरिया का निर्माण हमने देखा था कहाँ पर होती है, ये होती है यकृत में। यूरिया का निर्माण नहीं करती, वृक्क नहीं करती, वृक्क यूरिया का निर्माण नहीं करती। मूत्र के मुख्य घटक कौन से हैं? मतलब जो यूरिन आप करते हैं, जो यूरिन आप एक्सक्रीट करते हैं, मूत्र जो निकालते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ होती है? उसमें होता है जल, उसमें होता है यूरिया को पानी के माध्यम से निकाल रहे हैं, और होता है उसमें लवण जो अब किसी काम का आपको नहीं है। तो इतनी चीज़ें आपकी बॉडी से मूत्र के रूप में निकाली जाती हैं। गुर्दों का कार्य नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? गुर्दा का मतलब होता है किडनी। किडनी को नियंत्रित करने वाला, हर बॉडी को हर अंग को नियंत्रित करने के लिए हार्मोन है। तो इसको नियंत्रित करने के लिए ADH है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन किडनी के फंक्शन को नियंत्रित करता है। किडनी के फंक्शन को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ADH किस ग्रंथि से स्रावित होता है? यह स्रावित होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड, इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, और यहीं से स्रावित होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड स्रावित करती है ADH को, और ADH क्या करता है? किडनी को, वृक्क को नियंत्रित करता है। तो ये हमारे थे बहुत ही इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस जो आपके श्रेष्ठा PMSSB, SSC, SSB, रेलवेज, इवन नीट में आने वाले हैं। जहाँ पर भी साइंस एक टॉपिक के रूप में दिया गया है GS में, उन सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसको आप और भी अच्छे से पढ़ते रहिए, MCQ सॉल्व करते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।